सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के नए लेक्चर में। आपको पता है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उन सब के लिए। और आज का टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का और बिहार बोर्ड का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर के अंदर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। 4 नंबर के लिए पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, एकदम आसान शब्दों में बताऊंगा, ध्यान से देखियो। इसे समझने के लिए पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, इसे समझिए जरा। वेग नियम होता है एक चीज, वेग नियम। ठीक है, इसे याद रखियो, भी इसका यूज होगा। वेग नियम होता है मेरे पास dx बटे dt बराबर के ए नोट की पावर कुछ भी मान लो 1। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम होता है। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम कैसे, अभी इसे याद रखियो। अभी देखो जरा, स्टार्ट करते हैं। माना नीचे दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभिक्रिया कौन सी है कि ए जो है वो चेंज हो रहा है बी में। मानो जो ए है वो बी में बदल रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे। माना ए की, यानी कि इसकी बात कर रहे, ए की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता से मतलब है कि जिस टाइम पर अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है उस समय की सांद्रता ए नोट है। ए नोट है जो टी समय बाद, यानी कि एक समय हो गया टी, कुछ समय हो गया इस अभिक्रिया को चलते हुए। ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कुछ समय हो गया, टी समय हो गया, उसके बाद जो टी समय बाद घटकर एटी रह जाती है, एटी रह जाती है, तब इसकी प्रारंभिक सांद्रता हमने मान ली ए नोट है, जो कुछ समय बाद टी समय बाद घटकर कितनी रह गई? 80 रह गई। जैसी अभिक्रिया चलती रहेगी इसकी वैल्यू घटती रहेगी, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो 80 रह गई। अब क्या होगा? तब वेग नियम से, अब ये वाली चीज यहां पे लिखेंगे, तब वेग नियम से, वेग नियम से। और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या होता है? ये लिखा हुआ है dx बटे dt बराबर के ए नोट की पावर 1। जहां पे ए नोट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। किसकी प्रारंभिक सांद्रता है? ए की, यानी कि ये वाली की। तो यहां पे हो जाएगा dx बटे में dt बराबर के ए नोट की पावर 1। यहां पे पावर जो 1 है ना, वो ये बता रहा है कि अभिक्रिया एक कोटि की है। ये एक ये बता रहा है कि अभिक्रिया एक कोटि की है। ए नोट है मेरे पास प्रारंभिक सांद्रता, के है मेरे पास नियतांक। ठीक है, के है मेरे पास नियतांक, ये वाला प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक है ये वाला। ठीक है, dx बटे dt होगी दर। बढ़िया। अब देखो जरा, यहां से इस dt को मैं इधर पहुंचा सकता हूं। किसी की पावर 1 होने का मतलब है, जैसे अगर 1 की पावर 1 है तो उसका मान 1, 2 की पावर 1 है उसका मान 2, 10 की पावर 1 है उसका मान 10, तो ए नोट की पावर 1 है तो उसका मान ए नोट। ठीक है, बढ़िया। तो जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा तो ये ऐसे बैठेगा कि dx बटे dt बराबर के ए नोट। ठीक है, ए नोट की पावर 1 का मतलब ए नोट। बढ़िया। अब मैं क्या करूं? इस dt को इधर लेकर चला जा रहा, इस dt को इधर लेकर जा रहा, तो dx बराबर हो जाएगा, इधर dt गुना भाग में है, उधर जाकर गुना में चला जाएगा, तो dx बराबर हो जाएगा के ए नोट डॉट dt। अब जो ये चीज है इसका समाकलन करेंगे हम। ठीक है, जो गणित के विद्यार्थी है, मैथ्स के स्टूडेंट है, उन्हें पता होता है समाकलन क्या होता है। समाकलन करने पर
समाकलन करने पर, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता, उन्हें मैं बता दूंगा अभी। समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, इसे फटाफट ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। समाकलन करने पर, ठीक है, अब ये चीज है इसका समाकलन करना। समाकलन का मतलब होता है एक सांप से का चिन्ह ऐसे बना दो, इसका मतलब होता है समाकलन, ठीक है। dx का समाकलन करना और इसका dx का समाकलन करना है और इस वाले का समाकलन करना है, k a नोट डॉट dt, ठीक है। k एक नियतांक है और नियतांक का समाकलन नहीं होता तो ये तो आ जाएगा बाहर, dx का समाकलन हो जाएगा x, k बाहर आ जाएगा जो का त्यों, तो समाकलन सिर्फ होगा a नोट dt का, a नोट dt का, ठीक है। ए नोट का अलग कर दो या फिर और dt का अलग कर दो, ऐसे भी हम कर सकते हैं, या एक ही साइन लगाना चाहो एक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब dt का समाकलन होगा उससे t बचेगा और वो t आ जाएगा बाहर, t आ जाएगा बाहर, यानी कि ऐसे होगा, dx का तो होगा समाकलन x और इस वाले में k तो बाहर आ गया था और dt का समाकलन हो जाएगा t। अब किसका समाकलन करना हमें, a नोट का, a नोट का, ठीक है, a नोट का समाकलन करना है, बढ़िया। अब पूरा समाकलन करने के बाद इसके पूरे की वैल्यू एक के में इधर ले आऊंगा और x को उधर लेके चले जाऊंगा, तो इससे मेरे पास मान आएगा k बराबर 2.303 अपोन में t log a नोट अपोन 80, ये इसका फॉर्मूला है। जब आप इस पूरे समाकलन को हल कर दोगे, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्हें पता है कैसे हल होगा, आप डायरेक्ट याद रखना है कि इसका समाकलन करने के बाद मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जहां पे k क्या है, k है वेग नियतांक, k क्या है मेरे पास, वेग नियतांक, जिसके लिए हमने सबकी ये निकाला है फॉर्मूला, प्रथम कोटि का वेग नियतांक। t मेरे पास समय है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। a नोट हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता थी और at मेरे पास t समय के बाद अंतिम सांद्रता थी जो बच गई थी सांद्रता, ठीक है। और लोग की वैल्यू, लोग तो एक मान हो गया, ठीक है, बढ़िया। उम्मीद है अभी तक आपको ये सब चीज समझ में आई होगी, इतना आपको वेग व्यंजक कैसे प्राप्त किया है, डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब होता है कि अर्ध आयुकाल कैसे निकाल ले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कैसे निकाले, एक छोटा सी चीज है, आराम से क्लियर होगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल जैसे इसी अर्ध का मतलब होता है आधा, आयु का मतलब होता है कि किसी की एज, ठीक है, और काल का मतलब समय, समय की एज, यानी कि आधे समय की एज। इसका मतलब है कि वो समय, समय की बात हो रही है यहां पे, वो समय जिस पर किसी अभिक्रिया में अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, वह समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। अर्धायुकाल में जो समय होता है मेरे पास, वो समय, उस समय को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से, यानी कि टी आधा, आधा आधा समय, अर्धायुकाल, ठीक है। सांद्रता का आधा रह जाता है, बची हुई सांद्रता का आधा, बची हुई सांद्रता हमने 80 देखी थी, 80 का आधा रह जाता है, यानी कि a नोट बटे 2, 80 का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था k बराबर 2.303 अपोन में t log a नोट अपोन 80, ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। 80 का मान कितना हो गया प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, a नोट बटे 2, और t का मान कितना हो गया t ऑफ अर्धायुकाल। वो सारे के सारे मान यहां पर रख दो, जैसे आप मान रख दोगे 2.303 जो का त्यों रह जाएगा, t हो जाएगा t हाफ, टी हाफ लोग जो का त्यों, ए नोट जो का त्यों, 80, 80 की मान हो गया ए नोट बटे 2, यानी कि बची हुई सांद्रता आधी रह जाती है प्रारंभिक सांद्रता की, उसी तो अर्धायुकाल बोलते हैं। 80 की वैल्यू आ जाएगी ए नोट बटे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए नोट से ए नोट पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस आगे बनेगा ये फॉर्मूला k बराबर 2.303 बटे में टी हाफ लोग
ये 2 ऊपर आ गया था तो log 2, ठीक है। और log 2 का मान होता है हमारे पास 2.303 अपॉन में टी हाफ इंटू log 2 का मान होता है 0.3010, 0.3010, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो k की एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जो कि होगी 0.693 अपॉन में टी हाफ। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा अर्ध आयु काल का, ठीक है। ये अर्धायु काल है और ये हमारे पास वेग नियतांक है प्रथम कोटि के लिए, और ये हो गया मेरे पास एक फिक्स वैल्यू, ठीक है। अगर इसका नियतांक आप निकाल लो, मात्रक निकाल लो, मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है इसका। अगर यहां से आप मात्रक निकाल लो तो ये तो एक मान हो गया, इसके तो कोई मात्रक नहीं हो सकता। ये समय है और समय का मात्रक या तो होता है सेकंड या होता है मिनट, घंटे भी होता है, सेकंड या मिनट ज्यादातर आपको देखने को मिले। अब ये पर मिनट है या पर सेकंड है, तो इसका जो मात्रक होगा वो ये तो होगा पर सेकंड या होगा पर मिनट। अब इन्हें लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जो चीज नीचे होती है उसे ऊपर ले जाकर माइनस लगा देते हैं, तो या तो s-1 या फिर m-1, यानी कि इसका जो मात्रक होगा वो ये तो होगा सेकंड की पावर -1, इसे सेकंड इनवर्स बोलते हैं, या मिनट इनवर्स होगा, ठीक है। मात्रक भी आ गया होगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये होगा अर्धायु काल। अर्धायु काल वो समय है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है। यानी कि एटी की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह गई, एटी की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता के आधी हो गई, क्लियर। और टी क्या हो गया, टी हाफ, इसे बोलते हैं अर्धायु काल। फॉर्मूला ये था मेरे पास प्रथम कोटि के लिए, टी की जगह मैंने टी हाफ डाल दिया और एटी की जगह मैंने डाल दिया a0/2, क्योंकि एटी की वैल्यू a0/2 है, क्लियर है। पूरे को सोल्व करा और वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन में टी हाफ, ठीक है। मात्रक मैंने आपको बता दिया सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, छोटा सा लेक्चर था, आनंद में लेक्चर था, बढ़िया लग गया होगा। और मान के चलिए भैया 4 मार्क्स के अंदर ये आपके पूछा जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसके अंदर एक टॉपिक और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है उसे भी आप देख लीजिए, उसके भी चांसेस है 4 मार्क्स में पेपर में आने के, ठीक है। 4 मार्क्स में आ सकता है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता और उनमें अंतर, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो या फिर हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको लेक्चर पसंद आया या नहीं, उसकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें देकर बता सकते हो, ताकि हमें लगे कि हाँ हम थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चीजें समझ में भी आ रही है या नहीं। अगर समझ आ रही है तो एक थंब का निशान आप बना के भेज सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।